ये वीडियो केवल और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी पात्र काल्पनिक हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत या वास्तविक घटनाओं से कोई समानता विशुद्ध रूप से संयोग है। किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं है। सदाबहार सच्ची कहानी पर आप सभी का स्वागत है। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिल धड़काने वाला खूबसूरत दिन था। मैं दुल्हन बनी सेज पर बैठी थी। मेरा बदन अंदर से बहुत कांप रहा था। अब मुझे इतना अहम काम करना था, लेकिन मैं उस बात को समझ नहीं पा रही थी। मैं इतनी भारी लहंगे और जेवर के साथ इतना ज़रूरी काम कैसे करूँगी। मेरी माँ अभी थोड़े ही मिनट पहले मुझे इस बात की याद दिला गई थी, और फिर मैं भी कांपते हुए बेड से नीचे उतरी, अपना लहंगा संभाला और दरवाजे की चौखट पार कर ली और अपने कमरे से निकलकर मैं किचन के तरफ चली गई। घर में बहुत सारे मेहमान भरे हुए थे, लेकिन उस वक्त मेरा लक बहुत अच्छा था। सब लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। किचन की तरफ कोई भी नहीं था, क्योंकि खाने का इंतज़ाम आंगन में ही किया गया था। मैं छोटे छोटे कदम उठाती हुई रसोई तक पहुंची। मैं नहीं जानती थी कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। अभी मैं इसी परेशानी में खड़ी थी कि एक आवाज़ ने मुझे सर से पाँव तक हिला दिया। ये नई नवेली दुल्हन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी सास के इस सवाल ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली। मैंने अपनी मुट्ठी को ज़ोर से बंद किया और धीरे से मैं अपनी सास की तरफ मुड़ी और डरते हुए आवाज़ में मैंने उन्हें कहा कि मुझे एक गिलास दूध चाहिए। मेरी सास बहुत नरम तबीयत की थी। उन्होंने मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ फेरा और मुझे कहा, बेटा आप चलो, मैं आपके कमरे में दूध का गिलास भिजवा देती हूँ। लेकिन अगर वह थोड़ी देर में दूध का गिलास भिजवाती तो तब तक मेरा पति आ जाता। मैं अपना काम नहीं कर सकती थी। मैंने डरते डरते उन्हें कहा कि आप मुझे पकड़ा दें, मैं ले जाती हूँ। तो मेरे सास ने मुझे दूध का गिलास बनाकर पकड़ा दिया और मैं जल्दी से अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर मैंने गिलास टेबल पर रखा और अपनी मुट्ठी में दबी हुई पुड़िया को गिलास में उड़ेल दिया और जल्दी से उस गिलास को हिलाया ताकि वह दवा पूरी तरह से दूध में मिल जाए। ये काम करके मैं गहरी सांस खींची और चलती हुई बेड पर आकर बैठ गई। अब मुझे अपने पति का इंतज़ार था। अब ये इंतज़ार ख़त्म होने वाला था। मेरा पति 10 मिनट के बाद मेरे कमरे के अंदर आ गए। इतना ऊंचा लंबा कद, गेहुआ सा रंग और शेरवानी पहने हुए वह बहुत हैंडसम लग रहा था। मुझे यकीन ही नहीं हुआ मेरे माँ बाप ने कितना अच्छा वर चुना है और मेरे लिए कितना अच्छा शहज़ादा चुना है। लेकिन अपने अंदाज़ की खामियां जब मुझे नज़र आई तो मेरा दिल बैठ सा गया। मेरी सारी खुशी झाग की तरह बह गई। मेरे पति का नाम रमन था। उसने आकर मुझे बड़ी प्यार से देखा और मुझसे फिर एक दो बातें की। थोड़ी देर तक वह मुझे निहारता रहा। मैं अपने उसे दूध का गिलास पकड़ा दिया। दूध का गिलास पीते ही मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे उसने अपने सर को झटका है, और दूध पीने के फौरन बाद वह गुमसुम सा हो गया और 10 मिनट के बाद वो बेहोश होने लगा। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि मुझे अपने माँ बाप की बात भी ज़रूरी माननी थी। अपने घर को बचाने के लिए मेरी माँ ने मुझे रोज़ाना फ़ोन करके ये बात याद करवाई कि मैंने अपने पति को दूध पिलाने हैं। लेकिन इस बात का पता मेरे पति को नहीं चलनी चाहिए। मुझे ये सब कुछ करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मुझे अपनी माँ की बात भी माननी थी। इसी वजह से वह जैसे मुझे कहती थी, मैं वैसा ही अपने पति को रोज़ाना दवा पिलाती रही। दवा पीने के बाद कभी वह बिल्कुल चुप हो जाता या फिर सो जाता। कई दिन तक ये चलता रहा। इस तरह के चल रहा था। दवाई भी मैंने छुपा रखी थी ताकि किसी की नज़र में ना आए। एक दिन अब मैंने अपने पति को दवाई दूध में मिलाकर पिलाई तो वह वॉशरूम में चला गया। मुझे बहुत हैरत हुई, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली थी कि दवा 3 मिनट बाद ही असर करती है। और अब वापस आया तो उसी तरह से गुमसुम सा होकर लेट गया। आज कुछ दिनों के बाद मेरी माँ मुझसे मिलने आई थी। मैं अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उन्होंने आते ही मुझसे सवाल जवाब शुरू किए। तुम रोज़ाना बिना नागा किए वे दवाई दे रही हो ना? मैंने उनकी तसल्ली में हाँ में सिर हिला दिया। हाँ, रोज़ाना वक्त पर ही उन्हें दवाइयाँ दे रही हूँ।
उन्होंने मेरा सर थपथपा दिया और मुझे कहा कि बस मेरी बेटी, तुमने किसी को नहीं बताना, ख़ास तौर से अपनी सास को। अगर किसी को भी इस बात की भनक लग गई तो ये लोग तुम्हें बहुत जलील करेंगे और तुम्हारा पति तुम्हें डिवोर्स भी दे देगा। ये सोचकर ही मेरी रूह कांप गई। इस घर में मेरा पति और मेरी सास, बस हम तीन ही लोग रहते थे। मेरी सास बहुत ही अच्छी और नेक औरत थी। कभी कभी मेरा दिल करता कि मैं उससे सारी बात बता दूं, लेकिन फिर अपनी माँ की बातों की वजह से मैं चुप रहती। मैंने अपने पति को कहा कि आज मुझे अपने माँ बाप से मिलने के लिए जाना है। तो उसने कहा मैं तैयार हो जाऊं। ऑफिस जाते हुए मुझे कहा छोड़ जाएंगे और वापसी पर मुझे लेते हुए आएंगे। मैंने भी हाँ में सिर हिलाया और तैयारी करने चली गई। अपने घर आकर अलग सा ही एक सुकून मिल रहा था। अपने माँ बाप से मिलकर मेरे दिल को ठंडक पहुँची। लेकिन मेरे पापा ने मेरे साथ रूखा रवैया रखा। मुझे लगा तबीयत ठीक नहीं होगी। मेरी माँ बाप ने मुझे पूछा कि तुम घर कब जाओगी। तो मैंने अपनी माँ को बताया कि शाम के वक्त मेरा पति मुझे लेने आएंगे। तो उन्होंने कहा तुम शाम तक ज़रूर चली जाना, क्योंकि दवा को नागा नहीं करना। और फिर मैं अपने घर आ गई। एक दिन मेरा पति और मेरी सास दोनों बहुत ही गुस्से में मेरे कमरे में आईं और उन दोनों के चेहरे देखते ही मैं तो डर के मारे पीली पड़ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि इस तरह गुस्से में क्यों हैं। अब तो मुझे यकीन हो गया कि वाकई उनको मेरी सच्चाई मालूम पड़ गई है। मेरी सास ने आते ही मुझे बाजू से खींचा और कहा कि इससे पहले कि हम तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर दें, तुम मेरे घर से निकल जाओ। मेरा पति अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला था और मैं एक जगह सुन होकर रह गई थी। मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी, और अगर मेरे माँ को इस बात का पता चल गया तो वह मेरे साथ क्या करेंगी। ये सारी बातें मेरे दिमाग में घूमने लगे और मेरी सास ने मुझे बाजू से पकड़कर मेरे कमरे से बाहर निकाल दिया और कहा कि जल्दी से निकल जाओ मेरे घर से। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और धीरे धीरे कदम उठाते हुए अपने घर के दरवाजे पर आ गई। और मुझे कुछ पता न था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बस मालूम था तो इतना कि मेरा राज आज खुल गया है। अपने ख्याल में इस तरह गुम थी कि सामने से आने वाली गाड़ी को मैंने नहीं देखा और उसके साथ टकराकर ज़मीन पर गिर गई। अब मुझे होश आ गया तो अपने आप को अस्पताल में पाया। मेरा दिमाग बहुत भारी हो रहा था। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि मैं कौन हूँ। बस इतना ही याद था कि मैं किसी गाड़ी से टकराई हूँ और मुझे बहुत गहरी चोट लगी थी सर पर। तभी मैंने अपने बेड के पास एक अजनबी को बैठे हुए देखा और तब अजनबी को देखकर मैंने अनजान नज़रों से उसे सवाल किया कि आप कौन हैं। तो अजनबी ने मुझे कहा कि मैं आपका ख्याल रखने वाला हूँ, आप परेशान ना हो, आपका एक्सीडेंट हो गया था 1 महीना पहले और मैं आपको अस्पताल लेकर आया था। 1 महीना तक आप कोमा में रही हो और अभी आपको होश आया है, तो इसलिए आप दिमाग के ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं डालो और अच्छे से रहो। उससे पूछना चाहती थी कि मैं कौन हूँ, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कौन हैं, लेकिन मैं उससे कुछ भी नहीं पूछ पाई। 1-2 दिन मैं पूरी तरह से अच्छी हुई तो अजनबी ने मुझे कहा आपके याददाश्त खो गई है और मैं आपके घर वालों के बारे में कुछ भी नहीं जानता। आप इस तरह करें, आप मेरे घर चलें। मेरे घर में मेरी माँ रहती है, वह आपकी देखभाल करेगी। वह अजनबी बहुत भला इंसान दिख रहा था। इस वक्त मेरे पास भी कोई और सहारा नहीं था और ना ही मुझे कुछ याद आ रहा था। इसी वजह से मैं उस अजनबी के साथ उसी के घर आ गई। उस अजनबी और उसकी माँ ने मेरा बहुत ख्याल रखा। बहुत आराम मालूम हुआ था और थोड़े ही दिनों में मैं एकदम से अच्छी हो गई। लेकिन अभी भी एक बात मुझे अंदर से खटकती थी कि मुझे अपना बीता हुआ कल क्यों नहीं याद आता। और अब मैं पुरानी बातों को सोचने की कोशिश करती तो मेरे अंदर एक शर्म की लहर उठती और जब ऐसे होता तो मैं सोचना बंद करके बिस्तर पर लेट जाती। यूं ही कुछ दिन चलते रहे और इस अजनबी के घर में एक औरत आई जिसने मुझे ये कहा कि वह मेरी माँ है। ये सुनकर मैं बहुत हैरान व परेशान हो गई कि आखिर मेरी माँ ने मुझे किस तरह से ढूंढा होगा और मैं उनके साथ घर आ गई। अभी भी मेरी
याददाश्त वापस नहीं आई थी, लेकिन मुझे यकीन था कि वह औरत मुझसे झूठ नहीं बोल रही। वह सच में मेरी माँ है। जिस तरह से वह मेरे से मोहब्बत से पेश आ रही थी। घर वापस आने के बाद मैंने देखा मेरे पापा बहुत परेशान थे। हर वक्त अपने कमरे में ही रहते थे। उन्होंने एक बार भी मुझसे कोई बात नहीं की थी। उनके चेहरे को देखकर लगता था कि वह मुझसे गुस्सा हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि मेरी मम्मी मुझसे इतनी मोहब्बत से बात करती हैं और मेरे पापा इस तरह मेरे से दूर रहते हैं। एक दिन मैं उनके कमरे में आ गई तो वह लेटे हुए थे। मुझे देखकर उठ बैठे तो मैंने उनसे सवाल किया, पापा मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मेरा कल क्या था, मैं कौन हूँ। लेकिन एक बात मुझे बहुत खाए जा रही है, वह ये कि आप मुझसे इस तरह क्यों गुस्सा होते हो। मेरे पापा ने मुझे कहा कि मैंने और तुम्हारी माँ ने प्यार में कौन सी कमी रखी थी जो तुमने हम सबको इतना बड़ा धोखा दिया। वह सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। शायद मैंने कुछ बहुत गलत किया जिसकी वजह से मेरे पापा मुझसे नाराज़ रहते थे। वह रोने लगे और उनकी हालत पर मैं तड़प गई। मैंने उनको चुप करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस कमरे से चली जाऊं। मैं दिल पर पत्थर रखकर वहाँ से चली आई। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई थी कि मेरे पापा को मेरी वजह से इतनी तकलीफ़ क्यों हुई। मैं चाहती थी कि अब जल्दी से जल्दी मेरी याददाश्त वापस आ जाए और मुझे पता चल जाए मैंने आखिर ऐसा क्या किया है। और फिर एक दिन वह हुआ जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं कमरे में सोई थी और मेरी मम्मी के पास दूसरे कमरे में उनकी बचपन की दोस्त आई बैठी थी। वे दोनों बहुत सालों के बाद मिल रहे थे। मेरी माँ ने पहले ही मुझे बताया था कि उनकी दोस्त आने वाली हैं। मैं फ्रेश होकर उनके कमरे की तरफ गई तो मेरी माँ अपनी दोस्त को अपने बीते हुए कल की बातें सुना रही थी। मुझे भी थोड़ा सा शक हुआ तो मैं भी दरवाजे पे खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। मुझे पता था ये गलत है, लेकिन मैं अपने शक के हाथों मजबूर थी। मेरी माँ की आवाज़ बहुत डूबी हुई थी। मैं हैरान व परेशान रह गई। वह बड़ी खुश नज़र आने वाली मेरी माँ इस तरह परेशान क्यों है। मेरी माँ ने अपनी दोस्त को बता रही थी कि अपनी शादी वाले दिन वह बहुत खुश थी। वह अपने मनपसंद के आदमी के साथ ब्याह रचा रही थी। मैं जब इस घर में आई तो मेरी सारी खुशियाँ मटिया मेट हो गई, क्योंकि मेरी सास ने मुझे ये नहीं बताया था कि उनका बेटा पहले से ही शादीशुदा है और अपनी पहली पत्नी को अभी भी प्यार करता है, जो कि कुछ दिन पहले ही भगवान को प्यारी हो गई थी और मुझे इस घर में उसकी बेटी की परवरिश के लिए लाया गया है। मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि ये सच्चाई इतनी खौफनाक थी कि मैं उनको इतनी जल्दी कबूल नहीं कर पा रही थी। मैंने गुस्सा दिखाना चाहा तो मेरे पति ने मुझे कहा कि अगर मुझे इस घर में रहना है तो चुपचाप मेरी बेटी की परवरिश करनी है, नहीं तो मैं घर से जा सकती हूँ। और मुझे डिवोर्स देने के लिए भी राजी है। मेरा दिल किया कि मैं उस लड़की की गर्दन दबा दूं। आज अगर ये ना होती तो मैं खुशी खुशी अपने पति के साथ रह रही होती, लेकिन मैं मजबूर हो गई थी और मैंने इस लड़की की परवरिश शुरू कर दी। मैंने दिल में गांठ बांध लिया था कि मैं इस बात का बदला अपने पति से ज़रूर लूँगी। जिस तरह उसने मुझे तड़पाया मैं उसकी बेटी को भी तड़पाऊँगी। वह जब छोटी सी थी उसने बातों बातों में समझना शुरू किया तो मैंने उसे कहा कि उसे इस तरह की कोई बीमारी लग गई है कि उसकी कभी शादी नहीं हो सकती। ये बात मैंने उसके नन्हे से दिमाग में डाल दिया। मैंने अपनी बेटी को कहा कि ये बीमारी तुम्हें पैदाइशी है, जबकि वह मुझसे जब भी पूछती कि ये कौन सी बीमारी है तो मैंने उससे कहती थी कि अंदरूनी बीमारी है, जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता। लेकिन अगर शादी के बाद तुम्हारे पति को पता चल गया तो वह तुम्हें डिवोर्स दे देगा और तुम्हारी सास तुम्हें जलील करेगी। जैसे ही मेरी बेटी 16 साल की हुई तो मैंने अपने पति को कहा कि तुम्हारी बेटी कह रही है कि जिसको मैं पसंद करती हूँ उससे मेरी शादी करवा दो, नहीं तो मैं भाग जाऊँगी। ये सुनकर मेरा पति बहुत गुस्से में आ गया और उससे इस आदमी से शादी करवा दी जिससे मैंने उसके लिए पसंद किया था। शादी के बाद मैं भी उससे रोज़ फ़ोन करके कहती थी कि तुमने अपने पति को वह दवाइयाँ भी खिलानी हैं ताकि तुम्हारी बीमारी के बारे में उसको पता ना चले। लड़की मेरी सारी बातें मानती चली गई।
मैं चाहती थी कि वह अपने पति को अपने हाथों से ही पागल कर दे और फिर अपने पति से डिवोर्स लेकर वह दोबारा इस घर में आए तो मैं इस पर बदचलन का इल्ज़ाम लगाकर उसके ख़ानदान को इसी तरह तड़पाऊं जैसे उसने मुझे धमकी देकर तड़पाया था। लेकिन मेरा सारा प्लान ही चौपट हो गया और वह खराब हो गया जब उसके पति को मेरी असलियत का पता चल गया। उसका पति एक दिन ऑफिस से हमारे घर आया। शाम के वक्त अपने ससुर और मुझसे मिलने के लिए मैं फ़ोन पर बात कर रही थी कि तुमने दवाई पिलानी है और खिलानी है और वह ज़रूर करनी है, और ये साथ साथ ये भी कह रही थी कि अगर ये सब तुमने नहीं किया तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तब उसने मेरी बातें सुन ली और मुझे ये भी कहा कि मैं उसकी मासूम पत्नी से दूर रहूं, नहीं तो वह मेरा बहुत बुरा हाल करेगा। और उसके बाद उसने वह दवाइयाँ खाई तो सही, लेकिन वॉशरूम में जाकर उल्टी कर दी और दिल में तय कर लिया कि वह अपनी बीवी को ठीक करके ही रहेगा। और फिर उसको जब ये पता चला कि मेरी पत्नी को इस तरह गलत दवाइयाँ खिलाई गई हैं जिससे वह जल्द ही मानसिक तौर पर बीमार होने वाली है, तो उसने डॉक्टर से बात किया। तो डॉक्टर ने उसको कहा कि अगर ये अपनी याददाश्त खो दे और आप लोग उसके दिमाग को कुछ इस तरह से झटक दो कि ये सब कुछ भूल जाए, तो हम इसके दिमाग से ये सारी बातें निकाल सकते हैं। और उसके पति ने ऐसा ही किया। अपनी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट करवाया, अजनबी बनकर अपनी माँ से मिलकर उसकी सेवा की और उसका ख्याल भी रखा, और अब उसको मेरे पास छोड़ गया है और मुझे ये धमकी भी दी है अगर मैंने उसका ख्याल न रखा तो वह मेरे करतूतों के बारे में पुलिस को बता देगा। अपनी पत्नी को यहाँ पर छोड़ने का मकसद है उसके बाप की गलतफहमी उसकी बेटी के खिलाफ खत्म हो जाए। वह अपने दोस्त को और भी बहुत सारी बातें बता रही थी, लेकिन अपनी माँ की इतनी बातें सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन सरक गई। और इसी वक्त मुझे सब कुछ याद आने लगा। मेरी माँ मुझसे किस तरह मोहब्बत से पेश आती थी, लेकिन उसके साथ साथ वह मुझे कितना टॉर्चर करती थी कि मुझे अंदरूनी कितनी सारी बीमारियां पैदा हो गई थी। ये सही नहीं था, लेकिन मेरी माँ मेरे साथ बहुत बुरा किया था। यही सब सोचते हुए मैं फिर से बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में थी। मेरा पति और मेरी सास मेरे पास ही बैठे हुए थे। मेरे पापा भी वहाँ पर थे। उनको देखकर मैं बहुत तेज़ से रोने लगी। उन सब ने मुझे दिलासा दिया और कहा कि जो होना था वह हो गया है। अब मैं अपने पति के साथ एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत करूं। तभी वहां पर मेरी माँ आई और उन्होंने मुझसे बहुत सारी माफ़ी मांगी और कहा कि मैं उनको माफ़ कर दूं। मुझे ये भी कहा कि मैंने किसी की बेटी के साथ बुरा किया, इसलिए मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ। आज तक कोई भी मेरे पास औलाद नहीं है। मेरे पास मैं अपने पति और तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करती तो शायद मेरी भी औलाद होती, और मैंने खुले दिल से उन्हें माफ़ कर दिया। मैं आज खुश हूँ और आराम से अपनी ज़िंदगी अपने पति और सास के साथ बिता रही हूँ। तो कैसी लगी मेरी कहानी दोस्तों, मुझे कमेंट में ज़रूर